हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज हम देखेंगे द हिंदू करंट अफेयर्स की जो सीरीज है हमारी, उसका नेक्स्ट वीडियो जो कि डेटेड है। यहाँ पे हम कवर करेंगे 1 एंड 2 जून के हिंदू रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली टेबल्ड लेजिस्लेशन फॉर इट्स न्यू पॉलिटिकल मैप। तो हाल ही में कौन से देश ने अपने संसद में या अपने पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेशन को टेबल किया है जहां पे वो अपना नया नक्शा प्रस्तुत करने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। और ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा आपके लिए। और फ्रेंड्स, आप एक काम करा करिए, जब भी क्वेश्चन फ्लैश होता है तो आप प्लीज़ पॉज करके एक बार मतलब ट्राई करा करें, फिर उसके बाद आप आंसर देख के आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो अमेंडमेंट ऑन न्यू मैप टेबल्ड इन नेपाल पार्लियामेंट, बेसिकली जो कि रिफ्ट चल रहा है किसके, इंडिया और नेपाल के बीच में, जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, जहाँ जैसे कि काला पानी हो गया, ठीक है, काला पानी वाला एरिया हो गया, और सिक्किम के साइड से जो एरिया हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इन सबको देखते हुए अभी नया एक मैप को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, जो कि कुछ समय पहले भारत ने एक मैप को प्रस्तुत किया था और यहाँ पे ये कहा था कि काला पानी वाला जो एरिया है वो भारत के अंतर्गत आता है। तब इस भारत के जो क्लेम्स थे, वो जो नेपाल की गवर्नमेंट है, नेपाल के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उसको खारिज किया था। ओके फ्रेंड्स, और अब ये थोड़ा सा जो पहले एक प्रो इंडिया अप्रोच होती थी, अब ये प्रो चाइना अप्रोच की तरफ जा रहा है। कौन जा रहा है? नेपाल जा रहा है। ओके, जैसे कि पहले इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर उतनी मतलब सख्त नहीं है, इसलिए लोग का जो आवाजाही है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। बट जो रिसेंट समय है 2015 के बाद से, 2014 के बाद से अगर आप देखेंगे, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए हैं कि अब दोनों कंट्रीज एक दूसरे की एरियाज को अपने मैप में क्लेम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। सो फ्रेंड्स, आप पूरे लेक्चर्स को आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज सेड, उन्होंने ये कहा कि इनटॉलरेंस अगेंस्ट जुडिशरी इज ग्रोइंग। ठीक है, तो ये किसने कहा कि जो इनटॉलरेंस है या फिर मतलब जो इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जुडिशरी के खिलाफ, जो जुडिशियल सिस्टम है इंडिया के अंतर्गत। ओके, तो ये किसके द्वारा कहा गया, या कौन से सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कहा गया, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जस्टिस संजय कृष्ण कौल। ओके, तो अब कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो बेसिकली इनटॉलरेंस अगेंस्ट जुडिशरी इज ग्रोइंग, ये कहना है किसका? ये सुप्रीम कोर्ट के जज का। ओके, बट ये एक प्रकार का मिसट्रस्ट है, इनका कहना है कि एक प्रकार का मिसट्रस्ट है जो कि क्रिएट किया जा रहा है किसके द्वारा? मीडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये एक जगह पे थे जहाँ पे एड्रेस कर रहे थे, और यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि बेसिकली ये फ्यूल किया गया है किसके द्वारा? सोशल मीडिया के द्वारा। जस्ट बिकॉज की जो फेक न्यूज़ और जो इनटॉलरेंस है, जो असहनशीलता की बात होती है, इनटॉलरेंस बेसिकली ये कहा जाता है कि मीडिया के द्वारा इसे काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, क्योंकि जितनी सिचुएशन होती है उससे कहीं ज़्यादा उसे बढ़ा के बताया जाता है, जस्ट फॉर टीआरपीज, और या फिर किसी भी मतलब गवर्नमेंट स्टैंड हो, या फिर किसी भी पोजीशन को जस्ट डिग्रेड करने के लिए, या फिर वहाँ पे अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए ऐसे बहुत सारी फेक न्यूज़ चलाई जाती है। तो उनका कहना है कि बेसिकली ये जो क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो इन्फॉर्मेशन, बट बाउंड्रीज नीड टू बी मेड ऑफ सच क्रिटिसिज्म। तो उन्होंने ये कहा कि सबको मतलब बचा के रखना चाहिए, मतलब ऐसे एक बाउंड्रीज बना के चलनी चाहिए, क्योंकि ये जो सिस्टम है कोई एनार्की सिस्टम नहीं चल रहा है भारत के अंदर। भारत के अंदर है डेमोक्रेसी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने ये बोल दिया तो ये होगा, वो बोल दिया तो वो हो गया। बट ड्यू टू सारी चीज़ों को देखते हुए इन सारी चीज़ों को किया जाता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज वी आर इन डेमोक्रेसी। और इनका ये कहना है कि एक प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है, जस्ट बिकॉज मतलब एक जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आप फंडामेंटल राइट्स का हमेशा वास्ता देते हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत, तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है उसका भी एक दायरा है कि आपको सही न्यूज़ फैलाना है या फिर सही चीज़ें बतानी है। ये इन्होंने कहा था इस पर्टिकुलर समिट में, जो जहाँ भी है इसको एड्रेस कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट स्पेस एजेंसी, एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी है, जिसने सक्सेसफुली डॉक किया है किसको, कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ये सक्सेसफुली पहुंचे हैं। ओके,
तो हम देख लेते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी स्पेसएक्स। स्पेसएक्स वो कंपनी है जो जिनके मालिक हैं, जो टेस्ला के मालिक हैं एलॉन मस्क की है। ओके, तो बेसिकली ये एक प्राइवेट स्पेस आर्म है, आप कह सकते हैं प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेसएक्स। और इन्होंने अपना जो रॉकेट यूज़ किया उसका नाम है फैल्कॉम 9। और ठीक है फ्रेंड्स, फैल्कॉम 9, और जो स्पेस क्राफ्ट यूज़ किया उसका नाम है ड्रैगन। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे ये किया है, जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो कि एटमॉस्फेयर में लगभग 400 किलोमीटर की हाइट पे यहाँ पे बनाया गया है फॉर, मतलब ये एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है उसके लिए। ठीक है, तो इसे यहाँ से मतलब यूएस के कैनेडी सेंटर से यहाँ पे क्या किया गया, इसे लॉन्च किया गया। और इसने सक्सेसफुली यहाँ पे जो 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें यहाँ पे प्लेस किया इस पर्टिकुलर स्टेशन में। तो बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे जाके जितने भी अंदर मशीन्स होंगी या जितने भी इक्विपमेंट्स जो खराब हो गए थे उन्हें ये रिप्लेस कर देंगे और फिर कुछ समय के बाद ये वापस अर्थ पे आ जाएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि ये बेसिकली एक नया मतलब एक ऐतिहासिक है, और आने वाले समय में अब क्या होगा, जितने भी गवर्नमेंट विंग्स होते हैं, जैसे कि भारत में नासा है, ठीक है, और सॉरी यूएस में नासा है और भारत में इसरो है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स होते हैं, तो अब गवर्नमेंट थोड़ा रिलाय करेगी किस पे, कमर्शियल आर्म्स पे। ठीक है, जो कमर्शियल कंपनीज होती हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज होती हैं उन पे रिलाई करेगी, अगर ऐसे सक्सेसफुल मिशंस वो कैरी कर सकते हैं आने वाले समय में, तो इसमें गवर्नमेंट का जो बर्डन होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री के ऑफिशियल हेल्ड फॉर स्पाइंग इन इंडिया। तो रिसेंटली मतलब पाकिस्तान के 2 ऑफिशियल्स को यहाँ पे इंडिया ने ये कहा है कि आप अपने देश जा सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, बेसिकली स्पाई कर रहे थे। ठीक है, ये बेसिकली स्टाफ है हाई कमीशन का, और यहाँ पे इनको डिक्लेयर किया गया पर्सन नॉन ग्रेटा। पर्सन नॉन ग्रेटा में ये होता है कि आपको 24 घंटे के अंतर्गत उस देश को छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे वो पर्टिकुलर देश आपको अरेस्ट वगैरह नहीं करेगा, बट इसके अंतर्गत आपको उस देश को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज की ये इम्यूनिटी रहती है इनको, किसके अंतर्गत, वियना कन्वेंशन ऑफ 1961 के अंतर्गत इन्हें यहाँ पे इम्यूनिटी मिलती है, मतलब फुल फ्लेज्ड इम्यूनिटी मिलती है। अगर आप कोई भी क्राइम करते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में, तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एक्सपेंशन ऑफ G7 नेशंस। तो हाल ही में जो G7 की समिट होने वाली थी, तो उस समिट को आगे बढ़ा दिया है और ये कहा है कि G7 नेशंस का एक्सपेंशन किया जाएगा। ठीक है, अब उस एक्सपेंशन में किन कंट्रीज को इंक्लूड किया जा रहा है, यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल द अबव। यहाँ पे इंडिया को इंक्लूड करने की बात कही है, रशिया को की है, साउथ कोरिया को की है, प्लस एक कंट्री और है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, उसे भी यहाँ पे इंक्लूड करने की बात कही है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया जी समिट को, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ इनवाइटीज को ऐड किया है, जहाँ पे इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को ऐड करने की बात कही जा रही है। बेसिकली ये G7 पहले G8 था, जहाँ पे रशिया पहले ही मेंबर था, लेकिन जब इन्होंने क्रीमियम वॉर के तहत इन्हें इससे एक्सपेल कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कमेंट बॉक्स में G7 नेशंस की सारी कंट्रीज के नाम लिखने हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये इससे आपका एक मतलब रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो सारे नेशंस के आपको नाम लिखने हैं, जहाँ पे P4 नेशंस हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 3 कंट्रीज और, तो उनके आपको पूरी 7 कंट्रीज के आपको नाम लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, हाँ, तो यहाँ पे मैंने नाम ऑलरेडी लिख दिया, लेकिन फिर भी आप एक बार ट्राई करिएगा। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, हाल ही में कौन सी ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने डाउनग्रेड कर दिया है किसकी, इंडिया की रेटिंग, कहाँ से, Baa2 से कहाँ कर दिया है, Baa3 पे कर दिया है। तो बेसिकली ये किया है मूडीज ने। तो मूडीज ने हाल ही में इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। अब इसके पीछे मंशा, तो आप यही कह सकते हैं, बेसिकली ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, ये सिर्फ ये शो करती हैं कि ये पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है, ये पर्टिकुलर कंट्री इन्वेस्टमेंट के मतलब दायरे में है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कितनी सक्षम है, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से आने वाले समय में जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। जस्ट बिकॉज कि अभी पैंडमिक चल रहा है, और जिससे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट हो गई है, और इंडिया मतलब एक रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, और आने वाले समय हो सकता है ये डीप रिसेशन भी हो जाए। ओके, तो डीप रिसेशन, फिर स्टैग्नेशन, ये डिफरेंट मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स के अंतर्गत ही जो डिग्रेडिंग है या ग्रेडिंग है या फिर आप रेटिंग बोल सकते हैं, ये इतनी नीचे इंडिया की कर दी गई है। ओके, तो मूडीज ने क्या है कि नेगेटिव आउटलुक रिफ्लेक्ट होगा इससे। ठीक है,
म्यूचुअल रिइन्फोर्समेंट्स मतलब म्यूचुअली इससे धीरे धीरे आगे बढ़ने, और जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, जस्ट बिकॉज की जो इंडिया का फिजिकल डेफिसिट है, जो आप बोलते हैं, जो उधारी बोलते हैं ना, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं बिफोर इन्वेस्टिंग, उनका कहना है यहाँ पे मूडीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट ऐप, ठीक है, पेमेंट ऐप को ये देखा गया है कि वहाँ पे एक डेटा ब्रीच हुआ है और ये न्यूज़ में था। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, भीम। तो भीम ऐप के बारे में ये कहा जा रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो बेसिकली जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने डिनाई किया है कि ऐसा कोई भी ब्रीच ऑफ डेटा नहीं हुआ है पर्टिकुलर भीम ऐप से। बट ऐसी एक न्यूज़ आई है जहाँ पे 7 मिलियन रिकॉर्ड्स एक्सपोज किए गए हैं, ये एक रिपोर्ट बोल रही है, ठीक है। और जैसे ही एनपीसीआई ने ये मना किया है कि ये मतलब ऐसा डेटा ब्रीच, किसी प्रकार का ब्रीच नहीं हुआ है, तो क्या हुआ, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने अप्रोच किया, किसको अप्रोच किया, CERT.in, ठीक है। आपको CERT.in का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये वहाँ पे उन्हें अप्रोच किया और फिर उन्होंने भी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को डिनाई किया, और अभी आने वाले समय में और ये बोल रहे हैं कि ये फर्दर मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड ऐप है और ये सारी इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल स्टार्ट रोल आउट ऑफ कोविड-19 ड्रग फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सा ऐसा नेशन है जिसने इस पर्टिकुलर मतलब पैंडमिक्स या वायरस से लड़ने के लिए एक नया वैक्सीन इजाद कर लिया है और उसका रोल आउट भी वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, रशिया। अब देख लेते हैं रशिया ने क्या किया, कोविड-19 ड्रग को रोल आउट करने की बात कही है नेक्स्ट वीक में, और कंपनी कह रही है कि जो कंपनी ने बोला है कि जो ड्रग है अभी फैवर, ओके, अभी फैवर, ये मतलब ये ट्रीट करने में काफ़ी सहायक होगा या काफ़ी मददगार होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कितना कारगर है और इससे क्या ये पर्टिकुलर वायरस ट्रीट हो सकता है, और अगर ये होता है तो ये काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पैंडमिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज प्लानिंग टू बैन मोबाइल फोन्स व्हाइल वॉकिंग और फॉर पेडेस्ट्रियन, या आप बोल सकते हैं जो वॉक करते हैं, जो पेडेस्ट्रियन होते हैं, ठीक है, उन्हें मोबाइल फ़ोन के यूज़ करने से मतलब मना किया जाएगा या फिर उन पर फाइन्स लगाए जाएंगे आने वाले समय में। तो ये किस देश ने कहा है, वो ऐसा कुछ प्रपोजल लाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, जापान। तो जापान ऐसा करने वाला है, जापान सिटी टू बैन फ़ोन यूज़ व्हाइल वॉकिंग, ठीक है। दिस इज़ फॉर ओनली पेडेस्ट्रियन, जो वॉक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वहाँ पे क्या होता था, कोलिजन्स होते हैं, ठीक है, समटाइम्स एक्सीडेंट हो जाते हैं और फिर बच्चे भी, जैसे मान लीजिए एक अडल्ट चल रहा है और साथ में एक चाइल्ड भी चल रहा है, तो अगर ये फ़ोन पे बात कर रहा है और किसी प्रकार से एक्सीडेंट हो जाता है तो ये दो लाइफ सफ़र करती है जस्ट बिकॉज वाइल टॉकिंग टू फोन वाइल वॉकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन फर्म, ठीक है, जो ऑनलाइन सेल करता है वो फर्म की एंट्री मतलब फूड रिटेल से मना कर दी गई है, या वो अब मतलब अपना बिजनेस मतलब जो वो एक्सपैंड करने की सोच रहे थे कि आने वाले समय में वो फूड रिटेल का भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उनकी एंट्री यहाँ पे डिनाई कर दी गई है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फ्लिपकार्ट। तो इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि फ्लिपकार्ट का जो बिड है, ठीक है, टू एंटर इन रिटेल, वो रिजेक्ट हो गया है। अब रिजेक्ट इसलिए हो गया है क्योंकि फ्लिपकार्ट ये सोचा था, क्योंकि फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट बैक्ड कंपनी है, ओके, और वॉलमार्ट ये सोच रहा था कि 100% एफडीआई आता है कहाँ पे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये कहा कि 100% एफडीआई होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फूड रिटेल। इस कारण ये सोच रहा था कि इस पर्टिकुलर आर्म या इस पर्टिकुलर विंग में भी वो अब मतलब इस बिजनेस को मतलब आगे बढ़ाएं। ओके, बट अभी फिलहाल ड्यू टू सम प्रिकॉशनरी मेजर्स इंडिया ने इसे अभी मना कर दिया है कि आप अभी इसको ऐसा नहीं कर सकते, बट ऐसी न्यूज़ भी है कि आने वाले समय फ्लिपकार्ट एक बार और ज़रूर ट्राई करेगा फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे फर्स्ट एंड सेकंड जून से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो प्लीज़ आप अपने फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ओके, उससे क्या होता है, उससे जो मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस को बनाने का, ठीक है, और गलतियां भी पता चलती हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं, तो उससे इम्प्रूव भी होता है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल पर एक पॉलिटी सीरीज चल रही है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन की गई है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।